नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वक्त दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में किसी भी कर्मचारी को सेवा से बाहर न करने की सख्त हिदायत देश भर में जारी की। वहीं उत्तराखंड में संविदा और आउटसोर्स के माध्यम से अलग अलग विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों को प्रधानमंत्री का सुरक्षा कवच भी बचाने में नाकाम साबित हो रहा है। उत्तराखंड सरकार भले ही युवाओं को रोजगार से जोड़ने का दावा कर रही हो, लेकिन रोजगार दिया नहीं जा रहा। साथ ही कुछ अधिकारी हैं, कुछ ठेकेदार हैं, इनकी मिलीभगत से युवाओं के भविष्य को चौपट करने का काम हो रहा है। इसी पर आज चर्चा होगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। तो उत्तराखंड में जो हो रहा है वो समझ से परे है। यहाँ युवाओं के लिए एक तरफ रोजगार नहीं है, वो बेरोजगार हैं, तो दूसरी ओर उनके पास इस कोरोना काल में भी रोजगार है जो आर्थिक तौर पर पहले से ही मजबूत है, जिन पर सियासत मेहरबान है, जिन लोगों का सियासत के धुरंधरों से वास्ता है और इसलिए किस्मत में मलाई खाना ही लिखा है। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। विपिन कंथोला, प्रवक्ता बीजेपी, मथुरा जोशी, प्रवक्ता कांग्रेस, अतुल नौटियाल, आउटसोर्स कर्मचारी ये वो हैं जिन्हें निकाला गया है। अमिताभ जी चर्चा की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के पानी और जवानी का जिक्र होता रहा, लेकिन जवानी अक्सर यहां पर एक सवाल पूछती रही, हमारे लिए रोजी रोटी का इंतजाम है या फिर नहीं। अमिताभ जी। देखिए, सबसे त्रासद स्थिति अगर है तो वो जब से ये संविदा का फंडा आया ना जी, उसके चलते निर्मित हुई। मैं हमेशा मानता हूं कि संविदा के तहत जो भी भर्ती हो रही है वो युवाओं के शोषण का एक औजार भर है। उनको कोई आर्थिक सामाजिक सुरक्षा हासिल नहीं, श्रम कानून उनके लिए बेमानी, उनके तहत उनको कोई शील्ड हासिल नहीं। एक ठेकेदार के भरोसे के बाड़े में आपने 1000 नौजवान बंद कर दिए। अब ठेकेदार से विभाग से 15,000 रुपया अगर एक आदमी के लिए ले रहा है, उनको दे रहा 7, और उसके बाद जब चाहा तब निकाल दिया। और जब विभाग ने खत्म कर दिया उसका ठेकेदार का ठेका, तो उसने सबको भगा दिया। बिल्कुल यही। अब वो सड़क पर आ जाए आगे बच्चे, बेगार कराने जैसी स्थिति है ये आउटसोर्सिंग, जिसका नाम है अंग्रेजी में आउटसोर्सिंग और हिंदी में संविदा। आपने किसी बड़े अधिकारी, किसी बड़े राजनेता के बेटे बेटी को संविदा पर काम करते देखा? अरे किसी पार्षद के बेटे को भी संविदा पर काम करते देखा है क्या? नहीं ना। वो करेंगे परमानेंट नौकरी या नॉमिनेशन में जाएंगे, गाड़ी घोड़ा बत्ती मिलेगी, और ननकू का लड़का संविदा में धक्के खाएगा। पूरा जीवन नौकरी कर समय बेगार करता रहे तो भी उसके हाथ में कुछ नहीं आता। उससे भले मनरेगा के मजदूर। यह परिस्थिति पैदा कर दी जी। कमीशन का खेल, अधिकारी भी मलाई काट रहे, ठेकेदार भी मलाई काट रहा, और गर्दन कट रही नौजवान की। ये क्या परिस्थिति बनी उत्तराखंड में? जगह जगह सैकड़ों बच्चे घूम रहे, न पीएफ मिला है, न 6 महीने की तनख्वाह नहीं दी जो तय हुई थी, और निकाल दिया। कहां जाएंगे? किसका दरवाजा खटखटाएं? कांग्रेस मुख्यालय पर जाएं कि भाजपा मुख्यालय पर जाएं? कहां धरना दे, कहां प्राण दे? यह स्थिति अच्छी नहीं। होना तो यह चाहिए जहां नौजवान की आंख का आंसू गिरे, वहां सत्ता की हथेली होनी चाहिए। लोकतंत्र ही कहता है, लोकशाही की यह परंपरा होनी चाहिए, लेकिन हो उसके विपरीत रहा है। नौजवान के साथ कोई नहीं खड़ा। मंत्री संतरियों के बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार बड़े बड़े पद पा रहे, योग्यता के विपरीत भी पा रहे, योग्यता से अधिक भी पा रहे, लेकिन गरीब के बेटे के साथ ये नाइंसाफी। इसलिए आज हमें बहस लेके आए। मैं विपिन कंथोला से ही बात शुरू करूंगा। वो रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं। कंथोला जी, ये जो तमाम बच्चे उत्तराखंड में हताश, निराश, क्षुब्ध, आक्रोशित घूम रहे हैं, किसी का 6 महीने का पैसा मार लिया, किसी का 5 महीने का मार लिया, पीएफ का तो
नाम ही भूल जाओ, जो मेहनत की उसका भी नहीं मिला, बोले जी अब खत्म हो गया, अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब जाओ। बंधुआ मजदूरी की प्रथा है, दास प्रथा है क्या? हमने तो सुना था भारत में दास प्रथा बहुत पहले खत्म हो गई। कैंथोला जी। अमिताभ जी, जहां तक इनके मसले की बात है, संविदा कर्मी की जो आउटसोर्सिंग से हुआ जी, उन लोगों की बात है, तो मंत्री ने उस पर संज्ञान लिया है। मंत्री ने कहा है कि जिस प्रकार से ठेकेदार का ठेका समाप्त हो गया, जैसे भी नई जो भी परिस्थितियां आएंगी उसके अनुसार इन लोगों को नौकरी में जो है रखा जाए। और निश्चित रूप से देखिए, एक ठेके का, एक निविदा का क्या होता है, कोई निविदा अगर जो निकलती है किसी भी विभाग में या कोई भी टेंडर निकलता है, उसके अपने कायदे और अपने उसके सिस्टम होते हैं, किस समय तक, कितने समय तक उसका वो संविदा का जो है ठेका रहा होगा। अगर जो वो ठेकेदार ने अगर जो इस प्रकार से की, तो निश्चित रूप से सरकार ने संज्ञान लिया। सरकार कहीं भी बेरोजगारों के साथ जो है किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतने जा रही है। कैंथोला जी, इसमें एक सलाह जी। मैं आपको दे दूं। आपने कहा संविदा की अपनी, निविदा की अपनी शर्तें होती हैं। मैं एक सुझाव दे दूं। सरकार, आप ये कह रहे हो सरकार के हाथ में नहीं रहता निविदा की अपनी शर्तें। मैं इसमें एक आपको रास्ता देता हूं, विधि द्वारा स्वीकृत रास्ता देता हूं, किसी अदालत में भी चैलेंज नहीं हो सकता। गवर्नमेंट को यह पूरा अधिकार है, वह टेंडर की शर्त में यह क्लॉज डाल सकती है कि जो कंपनी ये आउटसोर्सिंग के लिए आई है ठेका लेने, इस कंपनी की ये लीगल बाइंडिंग होगी कि जितने भी लोगों से जितना भी काम कराएगी जब तक, तब तक का सारा पैसा जो निर्धारित हुआ है वह भुगतान करेगी। अगर भुगतान नहीं करेगी ये फर्म, तो इसके प्रमोटर को उठा के जेल में डाल देंगे। क्या ऐसा किया? देखिए अमिताभ जी, मैंने कहा है ना, देखो इनका जो मसला है वो आया है, रेखा आर्य जी ने, जो मंत्री हैं उस विभाग की, उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोला है कि अगर अरे भाई, वो तो ये करिए हमारे 4 लोग एडजस्ट करो। वो तो सचिव से इस बात पे लड़ रही कि हमारे 4 लोगों को नौकरी लगवाओ, एडजस्ट करो। उनकी चिंता में आउटसोर्स कहां है रेखा आर्य की? देखिए अमिताभ जी, सरकार के अभी जो भी ये संविदा कर्मचारी हैं, इनका पक्ष आज आपके चैनल के माध्यम से भी आया, और निश्चित रूप से इन लोगों को अपने माध्यमों से भी मुख्यमंत्री और तमाम लोगों से मिलकर के बातें रखनी चाहिए। और अगर जब एक चैनल के माध्यम से ऐसी चीजें आती, तो निश्चित रूप से सरकार उस ओर देखती है, ध्यान देगी। और चलिए हम देखेंगे, जी हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है, अतुल लोटियाल हमारे साथ हैं, ये उस पीड़ा से गुजरे हैं। जी सर। दुख के उस सुरंग से ये गुजरे हैं। अतुल, जरा बताइए स्थिति क्या है जमीन पर? जो बच्चे संविदा में लगे थे, जो नौजवान, उनको अनाथ की तरह सड़क पर छोड़ दिया गया। जी सर। कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं, कोई खाने की व्यवस्था करने वाला नहीं। जरा बताइए भाई। प्रणाम सर जी, मैं अतुल नौटियाल बात कर रहा हूँ। जी जी सर, हमारे जो लास्ट ईयर हम लोगों को टीडीएस आउटसोर्सिंग मैनेजमेंट के द्वारा करीबन 380 कार्मिकों को विभाग में सेवारत किया गया था, जो कि अलग अलग हम राष्ट्रीय पोषण मिशन, मातृवंदना योजना, वन स्टॉप सेंटर, महिला शक्ति केंद्र, महिला हेल्पलाइन के थ्रू हम लोग विभाग में चयनित हुए थे। किंतु सर, अंतिम दिसंबर के बाद से हमारी सैलरी में जो डिडक्शन होने शुरू हुए हैं वो हमें अभी तक समझ नहीं आए हैं। दिसंबर तक हम लोग की सैलरी में ना जीएसटी का इशू था, ना सर्विस टैक्स का इशू था। सडनली हमारी सैलरी से 18% जीएसटी काटना शुरू हो गया है। उसके बाद हमें अब बोला जा रहा है कि आपकी सैलरी से 8.12 समथिंग सर्विस टैक्स भी काटा जाएगा। और हम में से कई लोग ऐसे हैं, कई में क्या 90% लोग ऐसे हैं जिन्हों की 6-6, 7-7 महीनों से सैलरी नहीं मिली है। जब हम लोगों के द्वारा अपना पीएफ चेक किया गया, तो 31 जनवरी को हमारा डेट ऑफ एग्जिस्ट दिखाया गया है। दिसंबर तक हमारा पीएफ जमा है, दिसंबर के बाद आज सितंबर महीना चल रहा है, हमारा कोई पीएफ जमा नहीं हुआ है। देख लो अब भाई, हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी 15 सितंबर को सडनली बोल दिया गया है कि आप लोगों की सेवा समाप्त। 15 सितंबर को एकदम से बोला गया है कि आप लोगों की सेवा समाप्त। कोरोना काल में सर हम लोगों ने 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, जैसा हमें अधिकारियों द्वारा निर्देश मिला गया है, हम लोगों ने हर विभाग में जाके ड्यूटी दी है। हम में से कई लोग हॉस्पिटल में जाके ड्यूटी दी है, रेलवे स्टेशन में जाके ड्यूटी दी है, एसडीएम साहब द्वारा ड्यूटी लगाई गई है। इतना कोरोना काल में 6 महीने 7 महीने हम लोग ड्यूटी करने के बावजूद
15 सितंबर को हम लोगों को एकदम आदेश आया कि आप लोग की सेवा समाप्त। हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हम किसके पास जाएं। ठीक, कंपनी के पास जाते हैं, कंपनी कहती है कि विभाग जाने, विभाग के पास जाते हैं, विभाग कहता है कंपनी जाने। ठीक, अब यही मैं कह रहा था। 380 के सामने तो कुछ भी नहीं बचा ना सर। ठीक है, मथुरा दत्त जी, नौजवान को फुटबॉल बना दिया सरकारी दफ्तर और ठेकेदार के दफ्तर के बीच में। वहां जाए तो वो कहे वहां जाओ, वहां जाए तो वो कहे उसके पास जाओ। ये दिसंबर तक पीएफ जमा हुआ, जनवरी से सितंबर आ गया, अभी तक पीएफ नहीं जमा किया। बोले जी नहीं, 6 महीने से तनख्वाह नहीं दी। भाई ऐसा तो मनरेगा में भी नहीं होता मथुरा दत्त जी। कैसी स्थिति बन गई? निश्चित रूप से अमिताभ जी, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कहाँ तो लोक कल्याणकारी सरकार होती है, वो नौजवानों को रोजगार देने की बात करती है, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करती है। ये सी सरकार भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी नहीं थी तब इन्होंने कहा था कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, और केंद्र में तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। और ये तो ऐसी सरकार आई है कोरोना होने से पहले भाई भी। वो सब छोड़ो, मैं कह रहा हूं जिनसे काम लिया उनकी तनख्वाह तो दो, जिनसे 6 महीना आपने बेकार कराया उनको पैसा तो दो। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जरा मुझे 2 मिनट 1 सेकंड का भी आप समय देंगे तो मैं सारी समरी बता दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने पहले भी कहा था, इसी सरकार ने कहा था कि ये लोक कल्याणकारी सरकार है और कोरोना काल में कोई भी प्राइवेट कंपनी वाला भी किसी की नौकरी नहीं छीनेगा। ये इन्होंने सबने कहा था, पूरी केंद्र की सरकार ने भी, राज्य की सरकार ने। लेकिन देखिए कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोरोना काल चल रहा है, लोग कितने परेशान है रोजगार के लिए। जिनके पास रोजगार था उनसे भी रोजगार छीना गया है, और प्रदेश में 17 लाख से ज्यादा बेरोजगार हैं। 12 लाख तो पंजीकृत हैं, 5 लाख के लगभग लोग हमारे राज्यों में अपने पेट पालने के लिए, अपने बच्चों के पालन पोषण करने के लिए नौकरी कर रहे थे। विभिन्न प्राइवेट कंपनियों में, सेक्टर में कर रहे थे या अन्य जगह कर रहे थे, वो कर रहे थे। इस सरकार ने उनकी भी परवाह नहीं की, और जो लोग राज्य सरकार ने नौकरी में रखे थे उनको भी हटा दिया। अभी अतुल नौटियाल जी बोल रहे थे, कह रहे थे कि हमारा पीएफ नहीं जमा हुआ जी। और उसके बाद जी आएंगे आपके पास। एक सेकंड, जरा उमेश जी जुड़ रहे हैं, जरा उनसे भी पूछ लें कि तो इस ग्राउंड जीरो पर ये स्थिति कैसे बनी। उमेश जी। जी अमिताभ जी, ये कैसी परिस्थिति है? इतना काम करा लिया, मतलब दुनिया भर में ये उसूल है कि मजदूर का पसीना सूखे उससे पहले उसको उसका मानदेय मिल जाए, उसका मेहनत का पैसा मिल जाए। 6 महीने काम करा लिया, उसके बाद निकाल के सड़क पर खड़ा कर दिया। ना सरकार सुनने को तैयार, ना अधिकारी सुनने को तैयार, ना ठेकेदार फोन उठा रहा। ये कहां जाएंगे बच्चे? छोटा सा उत्तराखंड, वहां बेरोजगारी की दर 15 से 17% के बीच में ट्रेवल कर रही है। अमिताभ जी, क्या है कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना जो हुई थी जी, उस स्थापना के पीछे जो मूल भावना थी वो थी कि उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद इस दुर्गम क्षेत्र में स्थित पहाड़ी भौगोलिक क्षेत्र के राज्य को अपने नेता मिलेंगे, अपने अधिकारी मिलेंगे और अपने बच्चों को रोजगार मिलेगा। अपने बच्चों को रोजगार मिलेगा, अपना सचिवालय होगा, अपना निदेशालय होगा, अपना सब कुछ होगा। लेकिन 20 साल बने हुए हो गए इस राज्य को। ये राज्य आज भी वहीं खड़ा है जहां से ये शुरू हुआ था। ये राज्य जो है, मैं इसको उस बच्चे की तरह देखता हूं जिसको पैदा होते ही पोलियो हो जाता है और उसकी दोनों टांगे लकवाग्रस्त हो जाती हैं पोलियो से, और वो कभी खड़ा नहीं हो पाता अपने पांव पर। जी, ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि आप रोजगार नहीं दे पाए, लेकिन आपने उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ और पता नहीं ना जाने कहां कहां की बाहरी कंपनियों को आउटसोर्सिंग का ठेका दे दिया। ये आपने आउटसोर्सिंग का ठेका नहीं दिया, ये आपने स्लॉटर हाउस का ठेका दे दिया। ठीक बात है। ये वो स्लॉटर हाउस हैं जो हमारे पहाड़ के युवाओं को, सीधे भोले भाले बच्चों को, जो अपना घर चलाने के लिए 8-8 महीने, 5-5 महीने नौकरी करते हैं
और जब उनको तनख्वाह मिलती है तो 47% कटकर मिलती है, जिसमें 25% जीएसटी, 18% बताते हैं कि साहब हम पीएफ काट रहे हैं। साहब ये पीएफ मैंने पहली बार सुना है कि 18% कोई पीएफ कटता है। चलिए कोई बात नहीं जी। अब आप मुझे बताइए कि जब कंपनी किसी सरकारी विभाग के लिए मैन पावर इकट्ठी करती है और सर्विस देती है तो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जी, ठीक है। ना कि कोई व्यक्ति विशेष। और ठीक जब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है तो सर्विस कंपनी जीएसटी लगाकर बिल चार्ज करेगी। हाँ। अरे तुम ये बच्चों से कौन सा जीएसटी काटते हो? चलिए काट लिया। अब आप मुझे बताइए जेड सिक्योरिटी, ZEDZ, हाँ। ये जेड सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी कौन है? इसमें कौन है? इस कंपनी के अंदर जो निदेशक हैं वो मिस्टर राजेश हैं। मिस्टर राजेश कौन है? मिस्टर राजेश इस सरकार के सबसे करीबी लोगों में है, जो मंडी समिति के अध्यक्ष हैं देहरादून के। तब समझ में आ गया। उसके बाद आप युवा बाल कल्याण में जो बाल विकास में जो बच्चे लगे हुए हैं, जो रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर, उन बच्चों को आज तक 5-5 महीने, 8-8 महीने काम कराकर पैसे नहीं मिले। एक बच्चा है अमित, उसका कहना है कि साहब 3 महीने नौकरी की, 3 महीने बाद पैसे लेने गया, 12,000 रुपये महीना पर नौकरी पे रखा था। 36,000 बनते थे, 12,000 हाथ में थमा दिए। पूछा क्यों? बोले साहब ये कट गया, फलाना कट गया, पीएफ कट गया, टीएफ कट गया, जीएसटी कट गया और ये कट गया और आपके हाथ में दे दिया। क्या ये? उसके बाद जो एक कंपनी है टीडीएस जी, ये टीडीएस कंपनी जो है चंडीगढ़ की कंपनी है। हाँ। इस कंपनी को बाल विकास ने ठेका दे दिया कि साहब आप लाइए हमारे लिए ये स्लॉटर हाउस के अंदर युवाओं को लाइए और इनका शोषण करिए। हाँ। 8-8 महीने, 7-7 महीने काम कराने के बाद उस कंपनी ने बच्चों की तनख्वाह नहीं दी। अचानक से उस कंपनी का काम निरस्त करने का एक आदेश जारी हो गया कि इनके काम को समाप्त कर दिया जाता है, इनका टेन्योर नहीं है अब जी। आज वो कंपनी फरार है, ना बच्चों का पीएफ दिया है, ना पैसे दिए, ना सैलरी दी, ना कुछ दिया। वो बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं। नहीं, मैं समझ गया। बाल विकास वालों ने अपना विकास कर लिया। बाल विकास वालों ने अपना विकास कर लिया। बताइए अमिताभ जी, उत्तराखंड में आउटसोर्सिंग के नाम पर कंपनी पीएफ, जीएसटी और सब काटती है। जिस दिन किसी व्यक्ति का आपका एनरोलमेंट होता है, उसी दिन आप उस व्यक्ति का प्रोविडेंट फंड अकाउंट का, पीएफ का अकाउंट खोलते हैं। ठीक बात है। आप उसको अकाउंट नंबर क्यों नहीं देते? हाँ। आप उसको 8-8 महीने टहलाते हो, 8 महीने बाद आप उसका पीएफ का पैसा खाकर भाग जाते हो। कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता इन कंपनियों के खिलाफ। इन चोर डकैतों को जेल में नहीं डाला जाता। छुट्टे सांड की तरह ये कंपनियां घूम रही हैं राज्य के अंदर और युवाओं का शोषण कर रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी नैतिक और मौलिक जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी बनती है सरकार की। ठीक बात है। आप अगर कोई एक भी व्यक्ति, कोई एक भी आउटसोर्सिंग कंपनी सैकड़ों बच्चों का शोषण कर उनके पैसों को खा जाती है तो उठाकर जेल में डाल दीजिए अगले क्षण। आप उनको जल्लादों की तरह काम करने का मौका मत दीजिए राज्य में। ठीक बात है। दूसरी बात, आप मुझे बताइए कि कोविड के दौरान देहरादून के मेयर गामा साहब की सुपुत्री लेखाकार लग जाती हैं। आपसे पूछा जाता तो आप कहते साहब नौकरी निकली थी, भरा, मिल गई नौकरी, आवेदन किया और नौकरी मिल गई। विधानसभा अध्यक्ष साहब से पूछते हैं आपका बेटे साहब जेई कैसे लग गए? साहब नौकरी निकली थी, मेरे बेटा इंजीनियर था, नौकरी मिल गई। आप पूछते हैं मेयर साहब से कि समीक्षा अधिकारी आपकी पत्नी विधानसभा में कैसी हो गई? साहब नौकरी निकली थी, आवेदन किया, हो गई। अरे साहब, सारे मंत्री नेताओं के लिए आवेदन निवेदन निकलते हैं और हो जाते हैं, और जो बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं, पढ़े लिखे जिन्होंने टॉप किया हुआ है, उनके लिए कोई आवेदन निवेदन नहीं होता। नहीं, वो तो इम्तिहान पे इम्तिहान दिए जा रहे हैं बेचारे। बस आप सोचिए, एक राज्य की मंत्री जिम्मेदार मंत्री, एक कैबिनेट की मंत्री हैं, वो लिखती हैं, रेखा आर्या जी राज्य मंत्री हैं, वो लिखती हैं कि ये 4 लोगों की सूची मैं आपको भेज रही हूं सचिव महोदय, ये युवा पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, इनको तत्काल किसी विभाग में समायोजित कर लिया जाए। अरे आप कौन सी परिपाटी लिख रहे हैं साहब? ठीक बात है। वो 9,75,1600 जो 365 जो बच्चे हैं जिनका
जो पंजीकृत हैं वहां बेरोजगार में, ठीक बात। जो सड़कों पर घूम रहे हैं वो बेरोजगार पढ़े लिखे नहीं है, ये पढ़े लिखे बेरोजगार हैं जिनके लिए आप चिट्ठियां लिख रहे हैं जी। ये शोषण देखिए बिना सरकार की जानकारी की नहीं हो सकता। ऐसा संभव नहीं है कि सचिवालय में या अधिकारियों को इस बात का ना पता हो या डीएम को ना पता हो कि ये आउटसोर्सिंग कंपनियां किस स्तर पर युवाओं का मानसिक शोषण कर रही हैं। जी अमिताभ जी, बहुत बुरी स्थिति से राज्य गुजर रहा है। युवक आत्महत्या कर रहे हैं। आपको मैं आपके ये आपने इतना महत्वपूर्ण मुद्दा लिया, मैं इस मुद्दे पर आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। आपको शायद ना पता हो कि अभी कितने युवाओं ने जो है अभी जो आत्महत्या कर ली है। आपको इस बारे में जानकारी होगी। मुझे लगता नहीं है कि आपको ना पता हो। जी जी। कई युवक तो नाम लिखकर बकायदा नाम लिखकर उन्होंने आत्महत्या की है। ओहो। मतलब आप समझिए मानसिक स्थिति युवाओं की उत्तराखंड में ये है कि हर चौथा युवक जो है वो ये सोचता है कि मैं क्या करूं, आत्महत्या की बात करता है। आप देखिए बेरीनाग में एक विनोद ने जो है नौकरी ना मिलने के चलते, बीटेक का छात्र थे अमित, उसने काशीपुर के लड़के ने आत्महत्या कर ली नौकरी ना मिलने के कारण। बेरीनाग के विनोद ने कर ली। एक आपको मैं किस्सा और बताना चाहूंगा। अल्मोड़ा में एक चुखटिया फुलई के नाम जगह है, वहां पर दीप कुमार ने बेरोजगारी के चलते आत्महत्या कर ली। संदीप फरसमान है एक जो चमोली का रहने वाला युवा था, आपने किस्सा सुना होगा। उसने ये लिखा कि माँ मैं जा रहा हूं, मैं दोबारा जन्म लूंगा और तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। वन आरक्षी भर्ती में दोबारा से मैं चयनित होकर तुम्हारा सपना पूरा करूंगा। इसकी मां ने इसके माँ बाप, इसके पिता की मौत के बाद किसी तरीके से पाल पोस कर इसको पढ़ाया लिखाया था। बहुत दर्दनाक दृश्य है भाई, बहुत दर्दनाक दृश्य। ये स्थिति है अमिताभ जी, लेकिन सरकार के नेताओं के कानों पर जू नहीं रेंगती। यही तो त्रासदी है। मेयर सुनील उनियाल गामा जी के बेटे को गुरु राम राय जो संस्था है, उन्होंने शहर के बीचों बीच सहारनपुर चौक पर करोड़ों की जमीन मात्र 5,000 रुपए महीना लीज पर दे दी। 5,000 रुपए में तो देहरादून में एक कमरा नहीं मिल रहा किराए पर। सर बताइए, कोई पूछता भी नहीं है 5,000 रुपए में साहब। हाँ। अब फिर कहते हैं रोजगार, फिर कहते हैं बेरोजगारों के लिए हम हर बार भर्तियां निकलती हैं, कभी 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, कभी 600 लोगों को, कभी 7,000 लोगों को। लेकिन ये भर्तियां सिर्फ अखबारों में निकलती हैं, धरातल पर नहीं निकलती हैं अमिताभ जी। ये बहुत दर्दनाक स्थिति है और बड़ी त्रासदीपूर्ण स्थिति है। मुझे लगता है कि जिन भी लोगों में जरा भी संवेदनशीलता होगी वो ऐसा दृश्य, ऐसा मंजर देखकर उनकी आंख जरूर नम हो जाएगी। अमिताभ जी, एक कोटद्वार का लड़का करण, मात्र 19 साल का, बेरोजगारी के चलते उसने आत्महत्या कर ली। ओहो। अब आपको कितने किस्से बताऊं मैं, आपको मैं कितने किस्से बताऊं कि और आउटसोर्सिंग कंपनियां किस स्तर पर जो शोषण कर रही हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसकी कोई सीमा नहीं है अमिताभ जी। खून पसीने, और सबसे बड़ी बात, इन कंपनियों ने क्या चलन किया है, नौकरी से पहले आइए आवेदन करिए और सिक्योरिटी जमा कराइए। बताइए। किसी से 35,000, किसी से 50,000। एक हिमानी है जी हिमानी है, ये हिमानी युवा कल्याण में इनको बाल विकास में इन्होंने की नौकरी लगी थी। और टीडीएस में इनकी नौकरी लगाई थी। इनसे 35,000 रुपए सिक्योरिटी के तौर पर जमा करा लिए गए। ठीक है। इनके बैंक खाते में रिफ्लेक्ट करते हैं 35,000 रुपए। 13/9/2019 को इन्होंने इस कंपनी को 35,000 रुपए सिक्योरिटी के तौर पर दिए। मेरे पास दस्तावेज हैं। ठीक है। मैं बिना दस्तावेज के बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है। क्या ये जायज है? आउटसोर्सिंग कंपनियां किसी से 50,000, किसी से 30,000 रुपए, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है पहाड़ में।
लोगों के पास जीवन चलाने के लिए पैसे नहीं है, लोगों के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। ठीक बात है। बेरोजगार सारी जिंदगी किसी तरीके से पढ़ लिख कर बड़ा होता है, उसके ऊपर ये आउटसोर्सिंग नाम का जल्लाद खड़ा कर दिया गया। पैसे जमा कराइए, अपना घर गिरवी रखिए, अपना बार गिरवी रखिए, अपना खेत खलियान गिरवी रखिए, इनका पेट भरिए, इनको सुरक्षा के तौर पर पैसे दीजिए। उसके बाद ये तनख्वाहें भी लेके भाग जाते हैं, सिक्योरिटी भी लेके भाग जाते हैं। मतलब मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल अंधेर गर्दी है, बिल्कुल कहीं कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कहीं कोई शासन का जो एक प्रभुत्व होना चाहिए वो दिख नहीं रहा हमको। साठ गांठ चल रही, बाल विकास अपना विकास करने में लगा हुआ है। अगर कोई कंपनी किसी सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है कि आप हमारे लिए आउटसोर्सिंग करिए, आउटसोर्सिंग आप कर तो राज्य के बच्चों की रहे हैं ना, ठीक बात है, राज्य के बच्चों को ही रोजगार दे रहे हैं ना, तो क्या आप उनको शोषण करने का लाइसेंस दे रहे हैं? क्या बच्चों के पैसे खून पसीने की कमाई खा जाने का लाइसेंस दे रहे हैं? जी। ये नैतिक जिम्मेदारी किसकी बनती है कि जो कंपनी बच्चों के पैसे खाए, जो कंपनी बच्चों का शोषण करे, उठाइए और उनके डायरेक्टर्स को जेल में डाल दीजिए। लेकिन कैसे डाल दोगे? एक कंपनी का अध्यक्ष तो मंडी समिति का अध्यक्ष है देहरादून का, आप कैसे जेल में डाल दोगे? डाल ही नहीं सकते आप। उनके लोग सरेआम बच्चों को धमकियां देते हैं, बच्चे बताते हैं, वो कहते हैं जो होता हो कर लो, जाओ। ये विपिन कैंथोला हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। विपिन कैंथोला, आपने सुना ग्राउंड जीरो की हकीकत क्या है? बच्चे क्या कह रहे हैं? कोई 50,000 सिक्योरिटी के नाम पर जमा करा रहा, कोई 35,000 जमा करा रहा, और उसके बाद दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। न पीएफ है, न सीएफ है, न कुछ है, और ऐसे ऐसे कानून बता दिए। मैं तो पहली बार सुन रहा कि जीएसटी भी लग रही है। मतलब क्या परिस्थिति बन गई? मंडी समिति वाला ने बच्चों को लाके मंडी में खड़ा कर दिया और बाल विकास अपने विकास में लगा। आपने तो सुना ना? जी देखिए अमिताभ जी, जिस प्रकार से आप कहे, अभी मैंने आप सब लोगों की बातें सुनी जी, उससे मैंने आपको पहले भी कहा है कि देखिए मंत्री ने स्टैंड लिया, इसमें सरकार निश्चित रूप से ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ खड़ा नहीं रहेगी जहां पर जिस प्रकार से ऐसा कहीं पर कृत्य अगर जो बेरोजगारों के साथ हो रहा है। देखिए आज मंडी समिति के अध्यक्ष है भाई, वो खुद सरकार है, वो सरकार से अलग है क्या? जब उन्हीं के यहाँ ये खेल काटा हो रहा है तो सरकार कैसे अलग खड़ी हो जाएगी? विपिन जी देखिए, आज संज्ञान में मामला आया है, सरकार निश्चित रूप से अगर जो इसमें होगी तो निश्चित रूप से इसका परीक्षण कराया जाएगा। परीक्षण कराने के बाद जांच होगी, जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और त्रिवेंद्र रावत जी ने पहले दिन से कहा है कि जीरो टॉलरेंस को लेकर के हम चल रहे हैं। निश्चित रूप से जीरो टॉलरेंस को कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। विपिन जी, ये पंचवर्षीय योजना मत बताइए। जब घटनाक्रम घटित होता है, कोई घटना घटित होती है, तत्काल प्रभाव के साथ एफआईआर दर्ज कर जांच की जाती है। ये कौन सी बात आप बता? अगर कोई युवा कह रहा है कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, मुझसे पैसे लिए गए हैं, क्यों नहीं 406 के अंदर अपराध पंजीकृत किया जाता? अपराध पंजीकृत करके जांच कराइए ना। देखिए उमेश भाई, जिस भी व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है उसको लिखित रूप से शिकायत देनी चाहिए। लिखित रूप से शिकायत देनी चाहिए। लिखित रूप से शिकायत देनी चाहिए उसके खिलाफ। जिसने इस प्रकार की बातें की है, जिसका आउटसोर्सिंग है, निश्चित रूप से लिखित रूप से शिकायत करनी चाहिए उस व्यक्ति को कि भाई मेरे साथ ऐसा हो। तो अगर जो नई एफआईआर होती है तो उसके बाद हम प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको शायद बेरोजगारों के साथ हो रहे आउटसोर्सिंग कंपनियों के अत्याचार के संबंध में जानकारी नहीं है। सैकड़ों शिकायतें डीएम कार्यालय, डीजीपी कार्यालय, सचिवालय, मंत्रियों के यहाँ धूल फांक रही हैं। कितने लोगों के नाम बताऊं नंबर के साथ? अभी बताइए, अभी 20 नाम आपको नंबर के साथ गिना देता हूं जो धक्के खा के शिकायतें दर्ज करा कर थक गए हैं। विपिन कैंथोला बताइए। देखिए अमिताभ जी, मैंने कहा है कि निश्चित रूप से अगर जो इस प्रकार की कहीं पे भी चीजें आई हैं तो उन व्यक्ति को जाकर के निश्चित फोरम में अपनी एफआईआर जरूर लॉन्च करानी चाहिए और उसके बाद अगर जो जांच और कार्रवाई। अरे भाई, आप बात नहीं सुने विपिन कैंथोला। बीसियों ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने अपनी शिकायतें लिखित तौर पर दर्ज कराई हैं, ये कह रहे हैं हम। उसके बाद भी किसी ने संज्ञान नहीं लिया। मसला तो ये है। अब क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शिकायत दर्ज कराएगा उत्तराखंड का लड़का?
देखिए अमिताभ जी, जिस प्रकार से उमेश भाई बोल रहे हैं, मेरा ये कहना है कि निश्चित रूप से अगर जो कोई भी व्यक्ति अपनी एफआईआर लॉन्च करता है तो कहीं पर भी ऐसा नहीं कि हीला हवाली कहीं पे की जाती है। जांच उसमें देखा जाएगा, जांच पुलिस भी जांच करेगी। जांच करने के बाद अगर जो दोषी पाया जाता है तो निश्चित रूप से ऐसी कंपनी को बिल्कुल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार इसमें कार्रवाई करेगी। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कार्रवाई। रुको भाई रुको, मथुरा जी, जमीन पर स्थिति ये है, मैं तो पहली बार सुन रहा कि जिसको आउटसोर्सिंग का ठेका दिया वो कह रहा कि हमको 25,000, 30,000, 50,000 रुपए जमा कराओ, तब आउटसोर्सिंग में आपको रखेंगे और उसके बाद आपकी तनख्वाह भी नहीं देंगे, पीएफ भी नहीं देंगे और भाग जाएंगे और आप शिकायत लिए घूमते रहना, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि कोई मंडी समिति में है, कोई बाल विकास में है, अपना विकास कर रहे हैं, कैसे चलेगा भाई? बिल्कुल आपकी बात सही है। और जो उदाहरण जो उमेश भाई ने मेरी बात पूरी कर दी, मैं वही बात कहने जा रहा था, ये बिल्कुल सत्य बात है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को मालोमाल करने के लिए उन्हीं से प्राइवेट एजेंसी बनाई है, उन्हीं से आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। एक बात जो महत्वपूर्ण बात मैं आपकी जानकारी में लाना चाह रहा था, इस प्रदेश में 2 कमीशन है, हमारे आयोग हैं, अधीनस्थ चयन आयोग जो क्लास 2 से नीचे के लोगों की भर्ती करता है, ठीक है, और लोक सेवा आयोग। एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं कि 2016 को लास्ट एग्जाम हुआ था और 17 में ये सरकार आ गई थी और 17 से अभी तक 2017 से 2020 हो रहा, 3.5 साल इस सरकार को हो गए हैं। न अधीनस्थ चयन आयोग ने कोई सरकार ने उनको अध्याचन भेजा, न लोक सेवा आयोग को कोई अध्याचन भेजा। अभी तक वहां से भी नियुक्तियां जिनको संवैधानिक अधिकार है नियुक्तियां करने का, अगर वही एजेंसियां नियुक्तियां नहीं कर रही है तो ये तो केवल बंदरबांट होनी है बात। और ये स्वयं सरकार के लोग आपस में मिलकर अपने लोगों को नियुक्ति दे रही है, उन्हीं से पैसा वसूली कर रही है। हाँ बिल्कुल, आपने तो बिल्कुल बहुत अच्छा कर दिया था। विधानसभा अध्यक्ष के बहू को भी नौकरी लगा दी थी, जनता ने हटा दिया सत्ता से, उन्होंने खराब किया। दूसरे पर उंगली उठाते हो, 4 उंगली आपकी तरफ भी जाती है। एक बंदरोगा की दूसरे पर उंगली उठाते हो, 4 उंगली आपकी तरफ भी जाती है। उसमें भी नियुक्ति नहीं कर पाए अमिताभ जी। इससे बड़ा दुर्भाग्य और इस प्रदेश का क्या हो सकता है? जिनको संवैधानिक अधिकार है नियुक्तियां करने का, वो आयोग क्यों बनाए थे सरकार ने? उन आयोगों को क्यों नहीं अध्याचन जा रहा है? संविदा के टेंट वालों के यहाँ जाते हो, बेरोजगारों के यहाँ, और अगले दिन फिर मुख्यमंत्री बनते हो और फिर उनको भूल जाते हो। आपके ऐसे तो मुख्यमंत्री रहे। मेरी जो बात आनी थी वो उमेश भाई ने पूरी मथुरा जी रुको, विपिन जी आप भी रुको, मैं अतुल को फिर बीच में लाऊंगा। अतुल जी, सरकार कह रही है जी लिखित में शिकायत करो। हमने बताया 20 लोग लिखित में शिकायत कर चुके, कलेक्टर के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, सरकारी विभागों में। जी, कोई काम उस पर सुनने को तैयार नहीं। सर हमारे कार्मिकों जो हमारे साथ के लोग हैं, कार्मिक हैं, हम लोगों ने पीएम पोर्टल पे, सीएम पोर्टल पे, कर अधिकारी को सब जगह लेटर लिख के दे चुके हैं। डीएम साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, एसडीएम साहब को ज्ञापन दे चुके हैं। भाई कंथोला जी सुनिए क्या कह रहे हैं। हमें अभी तक कोई भी मतलब सर हम लोगों द्वारा जो भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं सब पे शिकायत दर्ज कर चुके हैं। आपके कर अधिकारी को शिकायत कर चुके हैं। कल हम माननीय मंत्री जी के घर पे गए थे, माननीय मंत्री जी ने मौखिक रूप से हमें दिखाया, मतलब अपना आदेश भी दिखाया है कि आप 380 कार्मिकों को पुनः विभाग में समायोजित किया जाएगा। लेकिन सर हमारा जो मेन 2 पॉइंट हैं, 2 बिंदु हैं, बस एक तो हमारी सैलरी का जो इशू है वो जल्द से जल्द निपटाया जाए, और दूसरा जो हमारे सामने बेरोजगारी का जो संकट खड़ा हुआ है, बहुत सारे सर हमारे साथ सिंगल मदर हैं, बहुत सारी लेडीज हमारे साथ सिंगल मदर हैं, उनके 1 महीने से बुरे हाल है, 1 महीने 7-8 महीने से बुरे हाल है, उनके घर चलाना मुश्किल हो रहा है, किराया देने के लिए पैसा नहीं है, उधारी पे चल रहे हैं। नहीं, मैं तो कहता हूं कोई सिंगल मदर ना भी हो, ठीक ठाक भी परिवार से भी हो, तब भी अगर किसी ने काम किया है तो उसका वेतन और उसका मानदेय कैसे कोई रोक लेगा? विपिन कंथोला, नहीं, मसला तो ये है बिल्कुल कि आंख का पानी नहीं दिख रहा हमको, आंख का पानी नहीं दिख रहा दोस्त, समस्या तो यहाँ है। में भी एक जी बोलिए अतुल जी बोलिए जी। एक छोटी सी बोलूंगा सर, हम लोगों ने अगस्त में ज्वाइन किया था, अगस्त में जुलाई में, जो हमें पहली जो सैलरी मिली है वो अक्टूबर में मिली है।
ठीक है, मैं इनसे उत्तर ले लेता हूं विपिन जी से। उसके बाद विपिन जी, दिसंबर के बाद तो रुको, हमारा अतुल बिल्कुल ही- अतुल रुको। विपिन जी, जी, जी। बात आई कि शिकायत करो, ये डिजिटल एरा है, इसमें कागज कलम का तो काम खत्म ही हो गया। पीएम पोर्टल, सीएम पोर्टल, कलेक्टर के यहां, सबके यहां इन लोगों ने लिख के भेज दिया। अब शिकायत के लिए क्या स्टाम्प पेपर खरीदेंगे? देखिए, अमिताभ जी खुद अतुल जी ने कहा है कि कल वो मंत्री जी के पास गए थे और मंत्री जी ने कहा है कि आप सब 380 लोगों का समायोजन निश्चित रूप से कराया जाएगा, और जो सैलरी का इनका जो भी इनकी सैलरी के लेकर के गड़बड़ियां थी, उससे निश्चित रूप से जो मंत्री हैं, संबंधित मंत्री हैं, उस ठेकेदार के लिए उन्होंने बोला है, ठेकेदार को काम करने के लिए बोला है कि जो भी चीजें हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए, और निश्चित रूप से जल्द इस पर कार्रवाई जो है, मंत्री ने अगर जो ये लोग मिले हैं संज्ञान लिया है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अच्छा, एक चीज बड़ी, मथुरा जी, एक चीज बड़ी समस्याग्रस्त है, मतलब इस देश में आम आदमी तो समझ ही नहीं पाता, बाकी सब नौकरियां लटकती हैं, अटकती हैं, भटकती हैं। संविदा हो जाए तो समझ लो फिर तो जिवह हो गया नौजवान, फिर तो उसकी कुर्बानी हो गई। लेकिन मंत्री का, संतरी का, अधिकारी का लड़का हो, बहू हो, बेटी हो, तो गुपचुप तत्काल नौकरी मिल जाती है, वो भी परमानेंट। हमारा तजुर्बा तो यही कहता भाई, ननकू और रज्जाक के लड़के तो फार्म भरते भरते बुढ़ा जाते हैं। लेकिन कोई मंत्री हो, विधानसभा सदस्य हो, अध्यक्ष हो, किसी समिति का चेयरमैन हो, किसी कमीशन का चेयरमैन हो, ऐसे परिवारों से अगर आप हैं तो आपके लिए नौकरियों की कोई कमी नहीं। मथुरा दत्त जी, बात आपके सामने रखी कि दूसरी बात और कह दूं जी। अभी एक खेल और होने जा रहा है इस प्रदेश में। हाँ, कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि उपनल बना था, जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनके परिवार के कल्याण के लिए, उनके आश्रितों को नौकरी देने के लिए। अभी कैबिनेट ने एक निर्णय लिया है कि उपनल में भूतपूर्व सैनिकों से बाहर के परिवार के लोगों को भी आप नौकरी में ले सकते हैं। इसमें भी सरकार का एक बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है, शायद ये आपकी जानकारी में नहीं होगा। अभी कैबिनेट ने निर्णय लिया, उसमें भी इसी तरह का खेल करेंगे ये अपने कार्यकर्ताओं को, और नौकरी में भी भगवाधारियों को, तमाम आरएसएस के कार्यकर्ताओं को, उनको घुसेड़ने का काम एक नया और एक सरकार का षड्यंत्र फिर चल रहा है। उसमें भी शायद ये यही काम करने जा रहे हैं। आप देखिए, जब अतिथि शिक्षक थे, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय लेके आए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय लेने के बाद भी अतिथि शिक्षकों में केवल लेक्चरर वर्ग के लोगों को भर्ती दी है, उनको दोबारा एम्प्लॉयमेंट दिया है, उनको दोबारा नियुक्ति दी है। अल्टी के बच्चे अभी भी छूटे हुए हैं, वो नौकरी के लिए दर दर ठोकरें खा रहे हैं। इनका कोई काम नहीं है। एक सूत्री कार्यक्रम है इस सरकार का। मैंने कहा 3.5 साल का इसका कार्यकाल हो रहा, 3.25 साल का। जो हमारे लोक सेवा आयोग है, दिनेश चयन आयोग है, वहां से एक भी नियुक्ति नहीं हुई है, न उनको अध्याचन गया। अपने प्राइवेट लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों की प्राइवेट एजेंसी बनाकर उनके माध्यम से ठेके में लोगों को लिया जा रहा है। जब चाहो जिसको अंदर करो, जब चाहो उनको बाहर कर सकते हो। ये शोषण के अलावा, उनके ऊपर अत्याचार करने के अलावा दूसरा कोई काम इस सरकार का नहीं है। जब ये सरकार सत्ता प्राप्त करना चाहती है तो तमाम तरीके के नारे इस पार्टी ने दिए थे, इस सरकार ने दिए थे। इन्होंने कहा था हम रोजगार देंगे, तमाम लोगों को रोजगार देंगे। भाई मथुरा जी, मैंने एक मिनट रुको, मथुरा जी एक मिनट रुको, अरे रुको भाई मथुरा जी, जब ये स्टेट बना, ठीक है ना, उस समय के जितने बड़े नेता थे, मैं सबके संपर्क में था, सबसे मेरी बात हुई। जब वाजपेयी जी के समय में राज्य बना, सबने ये नारा लगाया, बोले अग्निहोत्री जी पहाड़ पर पानी और जवानी रोकेंगे। पहाड़ पर पानी जवानी कहीं नहीं रुका, पहाड़ नंगे हो गए, गांव खाली हो गए, लड़का बेरोजगार हो गया। क्या सच नहीं है? हमने सबको देखा, सबका दौर देख लिया महाराज। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। मथुरा जी, जी जी जी, वो मसला तो यही है ना, क्या इसके लिए उत्तराखंड बना था? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, उत्तराखंड बनने की अवधारणा ये थी बेरोजगारी। और जो उत्तराखंड आंदोलन भी हुआ था वो 27% आरक्षण के नाम पर हुआ था। आरक्षण हमको भी दो। हमारी जो 1994 में पहला आंदोलन हुआ, जो एक आप कहेंगे ऐतिहासिक आंदोलन था, जिसमें तमाम शहीद भी लोग हुए, वो आंदोलन इसलिए किया गया था कि उत्तराखंड को 27%
आरक्षण की परिधि में लीजिए, हम सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, आर्थिक और सामाजिक तौर पर हम पिछड़े हुए लोग हैं। एक मिनट हमको भी रुको, नौकरी में स्थान दीजिए। एक मिनट रुको, आगे आपके बात मैं विपिन कंथोला के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक टिप्पणी कर दूं। स्वामी जी का छोटा कार्यकाल छोड़ दीजिए, नारायण दत्त जी रहे ना वहां 5 साल, हरीश जी रहे, विजय बहुगुणा रहे, रमेश पोखरियाल निशंक रहे, सब रह लिया, हमने सबको देख लिया, यही लोग तो नेता है वहां। उत्तराखंड चमका कब, वो तो बताओ विपिन कंथोला। शहीद के परिवार के लोग सोचते होंगे कि हमारे परिवार के लोगों ने इसलिए कुर्बानी दी थी। विपिन कंथोला, देखिए अमिताभ जी, जिस प्रकार से अभी मथुरा जोशी जी कह रहे थे कि हमने आरक्षण की बात की थी, हमने इसकी बात की थी, ये तो पहले दिन से इनके प्रत्येक नेता उत्तराखंड के विरोधी रहे हैं। उत्तराखंड राज्य नहीं बनना चाहिए, कांग्रेस पहले से इसका विरोध करती है। ये आज इन्होंने आपके चैनल में बोल भी दिया है कि हम तो बैकवर्ड इलाका मांग रहे थे, हम तो उत्तराखंड में आरक्षण मांग रहे थे, ये सारी चीजें। देखिए उत्तराखंड के देखिए अमिताभ जी, जिस प्रकार से आज आप बात करेंगे, जिस प्रकार से सेंटर की जो हमको विशेष पैकेज मिलता था, किसकी सरकार में खत्म जवाब हुआ, होता ये नहीं है। मथुरा कांग्रेस जोशी पर जी को आरोप जनता को लगाते बताना हैं, चाहिए। अरे कांग्रेस ने जो किया वो कांग्रेस अपना भुगत रही है ना। आप तो जो नारे दे के आए थे, जो वायदे करके आए थे, आप बता दीजिए आपने क्या काम किया, इसका जवाब तो इनका होता ही नहीं है। ये किस तरीके की बात करते हैं, मेरी समझ में नहीं आती बात। ये केवल रेल चढ़ गई है जब से डबल इंजन की सरकार आई है। हाँ, ये भी सब आपने किया। ये तो यूपीए की गवर्नमेंट की देन है, इनको कौन समझाए कि उससे फर्क नहीं पड़ता। गरीब को राहत मिले, नौजवान को काम मिले, वो बात बताओ। क्या है? मैं इंजन गिन के क्या करूं? डबल है, ट्रिपल है, सिंगल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीब को काम मिले, नौजवान को काम मिले, ये महत्वपूर्ण है मित्र। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं। अभी उपनल की बात करते हैं, जिस प्रकार से अमिताभ जी इस समय कोरोना महामारी है। हाँ। आप देख रहे हैं कि रोजगार बेरोजगार जो भी चल रहा है, क्या नहीं है, फैक्ट्रियां जो है आज किस स्थिति में खड़ी है, सब हम आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कहाँ मालिक खड़े हैं, कहाँ सिस्टम खड़ा है। लेकिन जिस प्रकार से उपनल के माध्यम से अगर जो उसको ऑन करने की बात है सब लोगों के लिए, तो ये क्या गलत है क्या? हर व्यक्ति को रोजगार नहीं देना चाहिए? कांग्रेस रोजगार विरोधी, कांग्रेस राज्य विरोधी, कांग्रेस अगर जो कांग्रेस को लगे तो कांग्रेस हर चीज में विरोध। अरे किसी चीज में तो कहो कि निश्चित रूप से किसी चीज में तो बेहतर बोलो कि किसी चीज में अच्छा काम हो रहा है। नहीं जी, ये भी नहीं होना चाहिए, ऊपर भी नहीं खुलना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए। मैं पुरानी बात पर आता हूँ विपिन, मैं फिर मूल विषय पर आता हूँ। बहस कांग्रेस बीजेपी के आपस के शास्त्रार्थ के लिए मैंने नहीं रखी, मैं पुरानी बात पर लौटता हूं। जिन कंपनियों ने नौजवानों से संविदा पर काम करने के एवज में 25,000 से लेकर 50,000 रुपया तक अपने खाते में ट्रांसफर कराया और बाद में उन बच्चों की सैलरी भी नहीं दी और जब्त कर ली, उनके सारे मालिक, प्रमोटर, डायरेक्टर जो भी हैं, उनको आप 48 घंटे में, 72 घंटे में, जो समय आपको उचित लगे, नॉट मोर देन 72 आवर्स, गिरफ्तार करके, क्योंकि वो छोटे लोग तो है नहीं कि डिसअपियर हो जाएंगे, ढूंढ नहीं पाएंगे, कहीं पहाड़ में छुप जाएंगे, वो तो नॉन लोग हैं, क्या उनको जेल भेज देंगे? देखिए अमिताभ जी, जिस प्रकार से पैसे लेने और देने की बात है, तो मैं निश्चित रूप से आप कहेंगे कि मैं कुछ और बोल रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से जिन लोगों ने पैसे दिए, पहले तो कहीं संविदा में, कहीं कंपनी के सरकार ने कहा नहीं होगा कि आप लोग इस रोजगार के लिए पैसे दीजिए। अगर जो पैसे लेने की बात थी तो उसी दिन उस युवा को या उस नौकरी लेने वाले को विरोध करना चाहिए था कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। और निश्चित रूप से अगर जो ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही बेहद गलत है। अगर उस दिन विरोध नहीं किया, विपिन एक मिनट, अगर उस दिन विरोध नहीं किया तो अब सरकार उसके साथ खड़ी नहीं होगी, बच्चे हमारा व्यक्तिगत मोरल भी बनता है। अगर जिस प्रकार से कोई हमसे आज आप देखिए उत्तराखंड के अंदर जो भी लोग रोजगार के नाम पर पैसा ठगी कर रहे हैं,
उनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस कर रही है। और निश्चित रूप से अगर जो ऐसी ठगी हुई है, इसमें लिखित FIR सब लोगों को देनी चाहिए। और निश्चित रूप से जो भी लोग हैं, जो भी कल्प्रिट होंगे, इसमें जो भी जांच के FIR के बाद जो भी जांच में दोषी पाए जाएंगे, उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए। रुक जा एक मिनट। मैं दूसरे पॉलिटिकल पर्सनालिटी भी हैं, मथुरा दत्त जी पुराने आदमी हैं। मथुरा जी, विपिन कह रहे हैं कि भाई सारे लड़के FIR कराएं। मैं दूसरी बात कहता हूं, जनता के नुमाइंदे के तौर पर होती है सरकार, गार्जियन ऑफ द स्टेट बोलते हैं सरकार को अंग्रेजी में, जनता की अभिभावक। स्टेट भी मुकदमा करता है, ये तो आपको भी पता होगा, आप भी सरकार में रहे हो, विपिन जी को भी पता होगा। तो होता स्टेट मुकदमा क्यों नहीं कर दे रहा इन भगोड़े कंपनियों के खिलाफ, लुटेरी कंपनियों के खिलाफ? क्या समस्या क्या है? स्टेट तो सैकड़ों FIR करता है, मुकदमे चलते हैं, स्टेट वर्सेस फला फला नहीं चलते हैं। सबसे बड़ी बात ये क्या है ना, समस्या क्या है मुकदमा करने में सरकार को? नहीं, ये सरकार, मैंने जैसे पहले भी कहा ना अमिताभ जी, ये तो सरकार, एग्रीमेंटिंग एजेंसी तो सरकार है ना। जो एग्रीमेंट हो रहा है, मैं रोजगार उपलब्ध कराऊंगा करके, वो सरकार और उस कंपनी के मध्य हो रहा है। उसमें लड़का कहाँ FIR करेगा? वो अगर वो गलत काम कर रही है वो कंपनी, तो सरकार क्यों नहीं करती? ये नहीं करेगी FIR, इसलिए नहीं करेगी, जैसा आपने अभी कहा, आप ही की डिबेट में एक नाम सामने आया कि राजेश शर्मा जी का, जो मंडी समिति के अध्यक्ष हैं, वो भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। जो आपकी प्रोवाइडिंग एजेंसी है, रोजगार देने का जो काम कर रही है, जो ये सप्लायर कंपनी है, वो तो इनकी अपनी एजेंसी है, ये क्यों करेंगे? इसलिए उसमें न FIR करेंगे न कुछ करेंगे, और बात घुमाने के लिए कह दिया कि बच्चों को आप FIR करिए। वो नौजवान कहाँ FIR करेगा? अपनी तनख्वाह के लिए बात करेगा या अपने फंडों की बात करेगा? किसकी बात करेगा? सरकार जानबूझ के नहीं करना चाहती है, केवल सरकार अपने लोगों को रोजगार देना चाहती है, अपने कार्यकर्ताओं का इजाजत नहीं दे रहा। माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं, प्लीज। अमिताभ जी के पास चल रहा है संवाद की टिप्पणी। सर, मैं 3 बातें कहूंगा सत्ता से जी। यह तर्क मुझे मंजूर नहीं, राज्य को भी मंजूर नहीं होगा कि आप लोग इंडिविजुअली FIR करो, खेत बेचो, घर मकान बेचो, मुकदमा लड़ो। नहीं, राज्य को मुकदमा लड़ना चाहिए इन बच्चों के लिए। क्या ये उत्तराखंड के नागरिक नहीं है? क्या सरकार इनकी अभिभावक नहीं है? आपने जब किसी XYZ कंपनी को ठेका दिया होगा, तो उसके और गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के बीच में एक लिखित करार हुआ होगा। वो करार कहां है? उस करार के अनुरूप कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कोई सरकार अपने सूबे के बच्चों को लूट के भाग जाने की अनुमति दे सकती है क्या? और फिर यह तर्क कैसे हम स्वीकार कर ले कि भाई अपना अपना मुकदमा लड़ो? जिनको 6 महीने से पैसा नहीं मिला, लूट के खा गए, 30,000 जो सिक्योरिटी जमा कराई थी वो भी ले गए, उनसे आप कह रहे हो कि वकील ढूंढ के मुकदमा लड़ो? उनके वो आत्महत्या कर रहे, उनके पास खाने को भोजन नहीं, वो मुकदमा लड़ेंगे तो राज्य क्या करेगा? राज्य उन कंपनियों के साथ खड़ा होगा क्या पीछे से, बैकडोर से? ये कौन है मंडी समिति? कौन है शर्मा जिनका नाम है? जेल भेजिए। कोई समिति हो, किसी का अध्यक्ष हो, इससे क्या मतलब है? जेल जाना चाहिए। किसी पार्टी का हो। मैं तो सोचा था राजनीतिक आदमी कंपनी बनाया है तो कम से कम और बच्चों की सुरक्षा ज्यादा होगी। बिल्कुल। आप उसी सूबे में राजनीति करते और वही बच्चे के गले पर चाकू रखते, ये ठीक नहीं। ये छल है, ये गरीब के आंसू की नाकदरी है। 1 रुपया भी मेरे राज्य के बच्चे की मेहनत का कोई कंपनी मार ले जाए, विपिन जी, मथुरा जी, अगर मैं सरकार होता तो ऐसा संभव नहीं होता ना। मेरे राज्य के गरीब बच्चे का पैसा मार जाए कोई,
हैदराबाद, मुंबई, कलकत्ता की कंपनी नहीं। राज्य के पास अक्षुण्य अधिकार है, अक्षुण्य अधिकार। इसीलिए राज्य को संप्रभु कहा गया है। सोवरेन राइट्स है उसके पास। कोई राज्य का हाथ पकड़ सकता है मुकदमा करने के लिए, गिरफ्तारी करने के लिए? उधर जेल में डालिए। अच्छा, जेल में भी चलो, आपने क्या इतना भी किया कि वार्निंग इशू की हो उन कंपनीज को कि 72 घंटे में पेमेंट करिए, नहीं तो उठा जेल में भेज देंगे और एनएसए लगा देंगे? क्या एनएसए के लिए फिट केस नहीं है इन कंपनियों के खिलाफ? और जब राज्य में ऐसा संकट चल रहा, कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था तहस नहस है, बेरोजगारी चरम पर है, 15-17% बेरोजगारी की दर पहुंच गई हो, उस समय जब लोग देखते हैं कि रेखा आर्या और कौन कौन सारे मंत्री और नगर पालिका के चेयरमैन उन सबके बाल बच्चे फल फूल रहे हैं, तो सवाल नहीं उठेगा? लोकतंत्र में, सार्वजनिक जीवन में शुचिता का विशेष महत्व है, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। बाप बड़े पद पर है तो बेटा भी नौकरी पाएगा, और जिसका बाप रिक्शा चलाता है उसका बेटा नौकरी नहीं पाएगा क्या? लोकतंत्र का एक अर्थ यह भी होता है, और सबसे प्रमुख अर्थ होता है, लोकतंत्र का अर्थ केवल वोट डालना नहीं, लोकतंत्र का एक अर्थ यह भी होता है अवसरों की समानता। जी, सबको अवसरों की समानता मिले। इस सिद्धांत का उल्लंघन है, बड़े लोगों के बच्चों को नौकरी मिल रही और गरीब का बेटा संविदा में धक्के खा रहा। मैं फिर अनुरोध करूंगा, 72 घंटे के भीतर ऐसी कंपनियों को चिन्हित करिए, उनके पाप का ब्यौरा बनाइए, और उन जिन भी जिलों में वो सक्रिय थी वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहिए कि खुद एप्लीकेंट बने और मुकदमा लिखवाए अपने तरफ से, राज्य की तरफ से, और जेल भेजे। इतना कर देंगे तो मैं मानूंगा कि बच्चों की आंख में जो आंसू है उससे आपकी आंख नम हुई। आपकी आस्था लोकतंत्र में है अभी। उस बूढ़ी मां से पूछिए जाके, जिसने अपना जेवर बेच दिया होगा सिक्योरिटी देने में, और लड़का फिर आ गया वापस, तनख्वाह भी नहीं मिली। हमारे आपके ऊपर बीते तो पता लगे। इसलिए मैं कहूंगा, बच्चों का वेतन भुगतान कराइए, कंपनी की प्रॉपर्टी सीज करिए, डायरेक्टर्स को जेल भेजिए, ताकि राज्य के नौजवान के साथ न्याय हो। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन केंथोला आपका, मथुरा जोशी जी आपका, अतुल नोटियाल आपका, अमिताभ जी आपका, उमेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े थे, डायरेक्टर न्यूज सीईओ, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उत्तराखंड की बुनियाद में जो कंक्रीट पड़ा, लगता है कि बुनियाद ही कमजोर हो गई, खासकर युवाओं को रोजगार देने के मामले में। आज हजारों हजार युवा बाहर निकल रहे हैं रोजगार के खातिर, और हजारों हजार गांव ऐसे हैं, सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो पलायन की वजह से खाली हो चुके हैं। और आज भी संविदा के नाम पर, आउटसोर्सिंग के नाम पर युवाओं के साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा हो रहा है। बात उत्तराखंड की हो रही थी। महापंचायत में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।